हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आज मैं आप सभी के साथ यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ उत्तराखंड पीजीटी के बारे में। और अगर हम इस फॉर्म की चर्चा करें तो ये फॉर्म पिछले साल आए हुए थे। और आप में से कई लोगों को ये भी पता होगा कि उत्तराखंड में सिर्फ वहाँ के मूल निवासी ही अप्लाई कर सकते थे, यानी कि अदर स्टेट के लिए यहाँ पे कोई अवसर या कोई चांस नहीं था। लेकिन बाद में कुछ उसमें विज्ञापन में कुछ त्रुटियां, कुछ नए सुधार, इन सब के चक्कर में वो परीक्षा एक साल बीतने के बावजूद भी अभी तक नहीं हो पाई। और उसमें पहले ये प्रावधान था, जब नोटिफिकेशन आना था या जब नोटिफिकेशन आया कि पहले एक स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, उसके बाद फिर एक फाइनल एग्जाम होगा और उसी फाइनल एग्जाम के आधार पे चयन होगा। बाद में क्या होता है, उस नियम में सुधार की मांग उठती है और नियमों में सुधार किए भी जाते हैं। तो अभी वर्तमान में अगर शायद आपको पता चल पाया हो तो वर्तमान में नियम ये है कि उस परीक्षा में, यानी कि उस विज्ञापन के लिए सिर्फ एक परीक्षा होगी और एक परीक्षा के आधार पे आपकी नौकरी सुनिश्चित होगी। उत्तराखंड पीजीटी की बात करेंगे तो इसका पहले भी कोर्स आया हुआ था, बीच में वो बंद कर दिया गया था क्योंकि रीजन ये था कि जब फॉर्म फिल कराए जाने के बाद भी एग्जाम की कोई डेट नहीं आ रही थी तो विद्यार्थियों में एक हतोत्साहन वाला माहौल था। लेकिन अगेन ये चर्चा है कि अब ये फॉर्म जो है, सारी उसमें जो भी त्रुटियां थी उनको दूर कर लिया गया, नए नियम वगैरह बन गए हैं और ये परीक्षा अब संभावित है कि दिसंबर या जनवरी के आसपास आयोजित करा ली जाए। इट मींस दिसंबर 2025 या जनवरी 2026। इस क्रम में उत्तराखंड प्रवक्ता अर्थशास्त्र के लिए एक लाइव बैच, ध्यान से सुनना, लाइव बैच है ये। तो लाइव बैच इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन में शुरू हो चुका है, जिसमें एक क्लास हो चुकी है और उसकी अगली क्लास आज यानी कि 5 अगस्त को है और इस तरीके से ये कोर्स लाइव मोड में चलता जाएगा। इसके अलावा इसमें जो पहले क्लासेज हुई थी जब ये फॉर्म आए हुए, वो सारे लेक्चर्स जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है। ये कोर्स आपको इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अब इतनी बातें करने के बाद चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि उत्तराखंड पीजीटी अर्थशास्त्र का सिलेबस कैसा है। अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस नॉर्मली जैसे किसी भी राज्य के पीजीटी का आप देखते होंगे लगभग वैसा ही है। यहाँ पे भी आपको पहली यूनिट में जो चीजें पढ़नी है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है और इसमें आपको सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ समझना है कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद आपको पढ़ना है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं, असल में वो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। उत्पादन संभावना वक्र और अवसर लागत। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि हूबहू यही टॉपिक आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ेंगे इसमें तो अगला जो यूनिट है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड एनालिसिस से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पे आपको उपभोक्ता और उससे संबंधित क्रियाकलाप पढ़ने हैं, जैसे कि उपयोगिता का क्या अर्थ होता है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के द्वारा उपभोक्ता के संतुलन को आप कैसे समझेंगे, कैसे दर्शाएंगे। उसके बाद डिमांड एनालिसिस पे आ जाते हैं तो इसमें देखना है कि व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज डिमांड फंक्शन। अगेन मांग और इसके निर्धारक तत्व जो होते हैं, मांग में कब संकुचन विस्तार होगा या मांग में कब वृद्धि या कमी होगी, इसको आपको समझना है ना। ये तो लेक्चर आपको यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपने पहले देखा होगा तो, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जाके माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली देख लेना। उसके बाद आपको पढ़ना है मांग की कीमत लोच, इसको निर्धारण करने के जो भी तत्व हैं निर्धारित करने के लिए, इसके मापन की विधियां, और उसके बाद आप पहुंचेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस यानी कि तटस्थता वक्र विश्लेषण में। और फिर देखेंगे यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के साथ साथ उपभोक्ता का संतुलन कैसे प्राप्त होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन में पहुंचेंगे आप और इसमें देखेंगे कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, इट मींस टीपी क्या होता है, एपी क्या होता है, एमपी क्या होता है। ठीक है। पैमाने के प्रतिफल, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम, लागत की अवधारणाएं, आगम की अवधारणाएं, इट मींस कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं।
ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में जितनी चीजें दे रखी होती हैं, जो बेसिक बुक होती हैं पीजीटी लेवल की, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है एनसीईआरटी। इट मींस अगर आपके बेसिक भी नहीं क्लियर है तो सबसे पहले आप क्या करिए, एनसीईआरटी पढ़िए। 12th क्लास की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो एनसीईआरटी है, वो आपको सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र वाली। उसके बाद अगर आप चाहते हो एक ठीक ठाक बुक पढ़ना, तो जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए, माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर आप एक बुक ले लेंगे तो जितना भी सिलेबस में आपको पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो पूरी की पूरी चीजें आपको मिल जाएंगी उस बुक में। अब यहाँ पे देखें अगर आप, तो मार्केट में आपको परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ना है, मोनोपोली एकाधिकार पढ़ना है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एकाधिकारिक प्रतियोगिता पढ़ना है, ओलिगोपोली भी दे रखा है सिलेबस में, लेकिन इसमें मॉडल नहीं दे रखे हैं, तो आप ओलिगोपोली के बारे में जानते रहें, इसकी विशेषताओं के बारे में जानते रहें। और जितनी भी आपने ये मार्केट कंडीशंस देखी, जितनी भी ये अलग अलग बाजार की स्थितियां देखी, सब में कहां पे और कैसे किन शर्तों पे संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी, इसके बारे में आपको जानना है, समझना है, पढ़ना है। उसके बाद लास्ट में भूमि, श्रम, पूंजी, लाभ की अवधारणा और सिद्धांत, तो जितनी चीजें ओवरऑल है ना, अगर आप एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक ले लेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, या आप हमारे बैच के साथ जुड़ करके चीजों को कवर कर सकते हैं। अगले यूनिट की बात करेंगे और इसमें पहले ही आपको मिल जाता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम काफी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, काफी डिटेल में आपको राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, मुद्रा और बैंकिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है, मनी सप्लाई क्या हो गया, मनी डिमांड क्या हो गया, कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, सारी चीजें आप पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन को पढ़ेंगे, ट्रेड साइकिल को पढ़ेंगे। बढ़ते जाएंगे, रोजगार और आय के निर्धारण में पहुंचेंगे, जैसे कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, अगेन किन्स उसकी आलोचना करते हैं, और किन्स ने भी जो अपना सिद्धांत दिया उसको आपको पढ़ना है। गुणक को पढ़ लेना, उपभोग परिकल्पनाओं को पढ़ लेना, त्वरक को पढ़ लेना, निवेश को पढ़ लेना। मतलब ओवरऑल आप ये कहो ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चीजें आप एक बुक में पढ़ते हो, काफी हद तक चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे जो एंट्री हो जाती है वो पब्लिक फाइनेंस की हो जाती है, पब्लिक फाइनेंस यानी कि लोक वित्त की हो जाती है। और ये चीजें आप इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ सकते हैं, या मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में भी ये चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी पीजीटी लेवल के एग्जाम के लिए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पढ़ना है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको ट्रेड की किसी भी बुक में मिल जाएगा। इसी के साथ आप एक्सचेंज रेट को भी पढ़ेंगे, है ना। और एक्सचेंज रेट इट मींस विनिमय दर, है ना, कैसे इसको निर्धारित करेंगे, क्या क्या। आगे बढ़ेंगे अर्थव्यवस्था वाले यूनिट में, और यहाँ पे जो सिलेबस दे रखा है, ये सिलेबस असल में है आपका एनसीईआरटी से आधारित, एनसीईआरटी पे आधारित। तो अगर आप जैसे उत्तराखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले एक काम करना, अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा कौन कौन सी बुक पढ़ना। अच्छा, इसमें देखें तो ओवरऑल वही चीजें हैं सिलेबस में जो आप एनसीईआरटी की बुक में देखते हैं, वही सारी चीजें हूबहू यहाँ पे रख दी गई हैं। उसके बाद लास्ट में है सांख्यिकी। अब आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं बुक वगैरह पे। जैसे आप उत्तराखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला ना एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपके पास 11th और 12th दोनों की होनी चाहिए, अगर आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर हैं तो। दो एनसीईआरटी 11th की आती है और दो 12th की आती है। 11th वाली में एक आपका इंडियन इकोनॉमी वाला मिल जाता है, एक स्टैटिस्टिक्स वाला मिल जाता है। 12th में आएंगे, एक माइक्रो का मिलेगा, एक मैक्रो का। अब आपका सवाल ये होगा, क्या सर 4 एनसीईआरटी पढ़ने से पूरा सिलेबस हो जाएगा? नहीं, इसके लिए देखो और चीजें ऐड करना। एक तो आप ले लेना बुक जिसमें कि एमसीक्यूज हो, यानी कि पीवाईक्यू हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, और इनका जो लेवल होना चाहिए, लेवल होना चाहिए वो पीजीटी का होना, पीजीटी लेवल का एक आपको बुक लेना है जिसमें कि पीवाईक्यूज हो। फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे आप देखेंगे, आसानी से ये बुक आपको मिल जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की कोई एक अच्छी बुक आप पढ़ लेना, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई एक अच्छी बुक आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके साथ
एक बुक आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी पढ़ लेना, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र की एक बुक पढ़ लेना, और एक बुक आप इंडियन इकोनॉमी की पढ़ लेना, इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि अब आपका ये परीक्षा जो है वो एक चरण में होगा, तो प्रश्नों का स्तर जो है वो थोड़ा सा ठीक रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि पहले अगर बात करें तो पहले जो एग्जाम हुआ पिछली वैकेंसी का, उसमें जो है आपने देखा होगा कि जो आपका स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था उसका मैंने पीवाईक्यूज यूट्यूब पे भी करवाया हुआ है। तो स्क्रीनिंग एग्जाम काफी आसान आया हुआ था, और ये ना उम्मीद करें कि आपका ये जो एग्जाम होगा उतना ही आसान होगा। मुझे लगता है कि जब किसी भी विज्ञापन में या किसी भी नौकरी के लिए सिंगल एग्जाम होता है तो वहां पे प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक होता है। तो ये मान के चलें कि आपको यहाँ पे प्रश्नों का लेवल जो मिलेगा वो थोड़ा ठीक ठाक स्तर का मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो अपनी तैयारी करनी है ना, उसको भी थोड़ा इस लेवल की करनी है कि आप आसानी से अपने एक सीट को सुनिश्चित कर पाए। तो आपका स्वागत है उत्तराखंड पीजीटी के इस लाइव बैच में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो, बेहतर तरीके से हो, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें वो सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी जो आपकी तैयारी के लिए बेहतर है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।